भारत ने मिसाइलें बनाई थी अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वही मिसाइलें दूसरे देशों की सुरक्षा का हिस्सा बन रही है। 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एक ऐसा रक्षा समझौता सामने आया जिसने हिंद प्रशांत की रणनीतिक तस्वीरें पर सबका ध्यान खींचा। इंडोनेशिया को भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिलेगी। साथ ही भारत की विदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की सप्लाई को लेकर भी समझौता आगे बढ़ा है। दोनों देशों ने रक्षा के अलावा समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में कुल करीब 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन सवाल यह है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी और इससे भारत को क्या फायदा होगा? क्या वाकई दक्षिण चीन सागर के आसपास का एक तरह का ब्रह्मोस बेल्ट बनता दिखाई दे रहा है? चलिए अब पूरी कहानी आपको समझाते हैं। पहले समझते हैं और समझिए कि ब्रह्मोस इतना खास क्यों है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, यानी ये आवाज की रफ्तार से भी तेज गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। इसे भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। भारत के पास ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म में मौजूद है और अब इसका निर्यात भी भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का बड़ा हिस्सा बन रहा है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया इसका दूसरा विदेशी ग्राहक बना है। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, भारत खुद हथियार बेचने वाले देशों की कतार में मजबूती से खड़ा हो रहा है। अब सवाल, इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस क्यों चुना? इसे समझने के लिए इंडोनेशिया का नक्शा देखना पड़ेगा। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह देशों में से एक है। उसकी हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और उसकी लोकेशन बेहद रणनीतिक है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर और इसके बीच दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक मलक्का जल डमरू मध्य। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समुद्री मार्गों में इसकी अहम भूमिका है। इंडोनेशिया के लिए समुद्री सुरक्षा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उनके नातुना द्वीपों और आसपास के समुद्री क्षेत्र को लेकर चीन के साथ तनाव और दावों की स्थिति बन रही है। ऐसे में इंडोनेशिया को ऐसी मिसाइल चाहिए जो उसके समुद्री इलाकों में किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ डिफरेंस यानी रोकथाम की क्षमता बढ़ा सके और ब्रह्मोस यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इससे चीन की घेराबंदी हो जाएगी? ये भी एक अहम सवाल है। अब सोशल मीडिया पर एक शब्द तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस बेल्ट। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में ब्रह्मोस की मौजूदगी का एक ऐसा नेटवर्क जो चीन की समुद्री गतिविधियों के सामने एक रणनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है। लेकिन इसे थोड़ा सावधानी से समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत और दूसरे देश मिलकर चीन को चारों तरफ से घेर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि कुछ देशों की अपनी अपनी समुद्री और तटीय सुरक्षा क्षमताएं जो है मजबूत हो रही है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस का ग्राहक बन चुका है, अब इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया है और दक्षिण चीन सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्र में इन देशों की रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए चीन के लिए ये निश्चित तौर पर एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है, क्योंकि जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक अहम और बड़ा नाम सामने आया, अस्त्र भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यानी इससे लड़ाकू विमान से दाग कर हवा में मौजूद दुश्मन के विमान को निशाना बनाया जा सकता है। इंडोनेशिया ने अस्त्र में भी रुचि दिखाई है और दोनों देशों के बीच उसकी सप्लाई को लेकर समझौता हुआ। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, अस्त्र की कितनी मिसाइलें जाएंगी और सौदे की अंतिम कीमत कितनी होगी, ये बात की बातचीत में तय होना है। यानी ब्रह्मोस और अस्त्र दोनों का नाम एक साथ जरूर आया है, लेकिन दोनों के सौदे की स्थिति को बिल्कुल एक जैसा समझना सही नहीं होगा। अब आते हैं भारत के फायदे पर। यह सौदा सिर्फ पैसा कमाने का मामला नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायदा है भारत की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी। जब कोई देश भारत से हथियार खरीदता है तो उसके साथ सिर्फ मिसाइल नहीं जाती, उसके साथ आती है ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, तकनीकी सहयोग, लॉजिस्टिक और लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी। यानी रक्षा सौदा धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल सकता है और भारत इंडोनेशिया के रिश्ते पहले से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों देश समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात करते रहे हैं। जकार्ता में दोनों देशों ने रक्षा के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मेडिसिन, एजुकेशन, स्पेस और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी समझौते हैं। सबसे बड़े अहम
हिस्सा जो है वो सबांग पोर्ट, यानी कि जकार्ता में सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं हुई, सबांग पोर्ट को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। सबांग इंडोनेशिया की पश्चिमी हिस्से में बेहद रणनीतिक जगह पर स्थित है। ये मलाक्का जल डबरू मध्य के पास है और खास बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है। अब नक्शा समझिए, एक तरफ भारत का अंडमान निकोबार क्षेत्र, दूसरी तरफ इंडोनेशिया का सबांग और इनके बीच मलक्का जल डबरू मध्य। यानी भारत और इंडोनेशिया अगर समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा सहयोग बढ़ाते हैं तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। हिंद महासागर से मलक्का स्ट्रेट तक भारत की रणनीतिक पहुंच और साझेदारी मजबूत हो सकती है। चीन के लिए इससे क्या संदेश है? भारत और इंडोनेशिया ने किसी समझौते को लेकर चीन के खिलाफ गठबंधन के तौर पर पेश नहीं किया है। दोनों देश इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ बयान नहीं देखे जाते, लोकेशन भी देखी जाती है और लोकेशन के लिहाज से इंडोनेशिया बेहद महत्वपूर्ण है। मलक्का स्ट्रेट, नातुना द्वीप, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर, इन इलाकों में अगर भारत और इंडोनेशिया का रक्षा सहयोग बढ़ता है तो चीन के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, खासतौर पर तब जब दक्षिण पूर्व एशिया के देश अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहे हैं। और यहाँ आता है भारत का तीसरा विकल्प। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के सामने अक्सर दो बड़े विकल्पों की चर्चा होती है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रक्षा तकनीक और दूसरी तरफ चीन से सैन्य और आर्थिक संबंध। लेकिन भारत अब अपने रक्षा उत्पादों के जरिए एक अलग विकल्प देने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत कह रहा है आपको आधुनिक रक्षा तकनीक चाहिए तो भारत भी एक ऐसे भरोसेमंद पार्टनर हो सकता है। यही भारत की बढ़ती है डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा है और यही वजह है कि ब्रह्मोस का हर नया विदेशी ग्राहक सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं माना जाता, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी भी समझिए। किसी देश को मिसाइल बेच देना पहला कदम है, इसके बाद असली काम शुरू होता है। मिसाइल को उस देश के मौजूदा हथियार सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होगा, सैनिकों को ट्रेनिंग देनी होगी, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था करनी होगी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार करना होगा और सबसे जरूरी लंबे वक्त तक सप्लाई चेन बनाए रखनी होगी। अस्त्र के मामले में भी यही चुनौती होगी, क्योंकि अलग अलग देशों के लड़ाकू विमानों और हथियार प्रणालियों के साथ इंटीग्रेशन एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए ये सिर्फ मिसाइल बेच दी और कहानी खत्म वाला मामला नहीं है। ये क्या सच में बन रहा है ब्रह्मोस बेल्ट? या ब्रह्मोस बेल्ट से मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रह्मोस की बढ़ती मौजूदगी से है? तो हाँ, ये एक उभरती हुई रणनीतिक तस्वीर जरूर है, लेकिन इसे चीन की पूरी तरह घेराबंदी कहना अतिशयोक्ति होगी। फिलीपींस और अब इंडोनेशिया जैसे देशों का ब्रह्मोस लेना उनकी अपनी सुरक्षा जरूरतों से जुड़ा है और भारत के लिए ये एक मौका है अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का, एक्सपोर्ट बढ़ाने का और हिंद प्रशांत में एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अपनी जगह मजबूत करने का। तो जकार्ता में हुआ ये समझौता सिर्फ दो मिसाइलों की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की बदलती डिफेंस डिप्लोमेसी की। एक तरफ ब्रह्मोस, दूसरी तरफ अस्त्र और साथ में सबांग पोर्ट जैसे रणनीतिक समुद्री सहयोग। यानी भारत अब सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हमारे पास हथियार है, बल्कि संदेश ये है कि हम आधुनिक हथियार बना भी सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं और दूसरे देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में भूमिका भी निभा सकते हैं। और इंडोनेशिया के लिए उसे अपनी विशाल समुद्री सीमा और रणनीतिक इलाकों की सुरक्षा के लिए एक नया डिफेंस पार्टनर मिल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगर भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस, अस्त्र, सबांग पोर्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर सहयोग आगे भी बढ़ता है तो आने वाले वक्त में हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक भारत की रणनीतिक मौजूदगी का नक्शा काफी बदल सकता है।